हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले अपने डीएसटीएल की यूनिट नंबर 5 को। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 को कंप्लीट देखेंगे विद 3 PYQs क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? यूनिट नंबर 5 में हम आज पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में। हम पूरा कंप्लीट देखेंगे ग्राफ क्या होता है, क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, काफी सारे ग्राफ के बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि ये यूनिट आपकी काफी अच्छे से हो जाए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ग्राफ। अब बेसिकली ग्राफ होता क्या है? ग्राफ आपने देखा होता है बट ऐसे प्रॉपर डेफिनेशन आपको भी नहीं पता होगी कि ग्राफ क्या होता है। अ ग्राफ इज डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू सेट। ग्राफ क्या है? दो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट का हम क्या बोल रहे हैं, ग्राफ है। यानी दो ऑर्डर्ड पेयर को अगर हम एक साथ मिला रहे हैं तो वो हमारा क्या बन रहा है, ग्राफ बन रहा है। तब वो दो सेट हैं कौन कौन से? एक सेट है वर्टिसेस का, एक सेट है एजेस का। अगर हम वर्टिसेस और एजेस के सेट को एक साथ मिला दे रहे हैं तो वो हमारा क्या बन रहा है, ग्राफ बन रहा है। या हम बोल देते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस इज कॉल्ड ग्राफ। आई होप आपको क्लियर होगा। ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होता है, कैपिटल जी इक्वल टू वी कॉमा ई। वी क्या होता है, सेट ऑफ वर्टिसेस। ई क्या है, सेट ऑफ एजेस। और जी क्या है, हमारे कैपिटल जी क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ। अब ये हमारे ग्राफ के जो टाइप है वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्टेड, एक होता है हमारा अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड का मतलब क्या है, जिसमें हमें डायरेक्शन गिवन होती है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसके अंदर हमें डायरेक्शन गिवन नहीं होती, दैट इज कॉल्ड अनडायरेक्टेड ग्राफ। जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे तो जो इसमें हमें डायरेक्शन गिवन है कि इधर जा रहा है, ये एजेस हमारी इधर जा रही है, तो इसको हम बोले डायरेक्टेड ग्राफ। इसमें हमें कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब वर्टिसेस और एजेस क्या होते हैं? ये जो कोने होते हैं इनको हम बोलते हैं वर्टिसेस, और इन जो कोनों से मिलकर जो लाइन बनी होती है, जो बीच में लाइन होती है, इनको हम बोलते हैं एजेस। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होगे V1 और V3, V1 और V3 क्या है, वर्टिसेस, या हम इनको क्या बोलते हैं, नोड्स भी बोलते हैं। और इनको मिलाकर इनके जो बीच की लाइन है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, इसको हम बोल रहे हैं एजेस या लाइन। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें वर्टिसेस कौन कौन से है, तो वर्टिसेस हमारे इसमें कौन कौन से हैं, हमारे V1 है, V2 है, V3 है, V4 है और V5 है। तो ये हमारे क्या होगी, वर्टिसेस हो गए। अगर मैं एजेस पूछूं, तो एजेस कितनी है, E1, E2, E3, E4 एंड E5। तो हमारी एजेस भी कितनी है, E1 है, E2 है, E3, E4 एंड E5। ये हमारी क्या एजेस है। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारे एजेस और वर्टिसेस क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। अब ये कुछ टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए। ऐसे मॉड वी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ, यानी ऑर्डर ऑफ ग्राफ। ये क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ ग्राफ। ये रिप्रेजेंट करता है, अगर मोड वी कभी भी आप देखोगे तो ये बताता है कि ग्राफ के अंदर कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। अगर मैं इस ग्राफ का मोड वी पूछूं तो मोड वी कितना है इसका, 1। कितना है, 5। क्योंकि क्यों 5 है, क्योंकि इसके अंदर 5 वर्टिसेस है। अगर मैं एजेस का पूछूं तो इसके अंदर एजेस कितनी है, 5 एजेस है। तो जो इसका मोड ई हो गया वो क्या है, हमारा 5। वो रिप्रेजेंट करता है, ये मोड वी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वर्टिसेस, मोड ई रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एजेस। इसको हम ऑर्डर ऑफ ग्राफ भी बोलते हैं, इसको हम साइज ऑफ ग्राफ भी बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा लूप। लूप क्या होता है, सिंपली जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ हो और उसी पॉइंट पर आके रुक जाए, उसको हम बोलते हैं लूप। लूप क्या होता है, एन एजेस इन विच एंड वर्टिसेस एसोसिएटेड विद द एज आर सेम इज कॉल्ड लूप और सेल्फ लूप। जो भी हमारी एजेस सेम वर्टिसेस से शुरू हो और सेम वर्टिसेस पे आके खत्म हो जाए तो उसको हम बोलते हैं लूप, ये सेल्फ लूप। जैसे आप देख पा रहे होंगे V4 वर्टिसेस पे एक एजेस स्टार्ट हुई है, वहीं आके खत्म हो गई, तो इसने क्या बनाया, लूप बनाया। तो E5 क्या है, ये हमारी एजेस वो है, एज है। और कैसी एज है, ये हमारी लूप है, ये हम इसको बोल सकते हैं सेल्फ लूप है। आई होप आपको क्लियर होगा कि लूप क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस क्या होती हैं, अगर सेम वर्टिसेस से हमारी दो लाइन इससे एसोसिएटेड हो तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल। जैसे V2 और V3 सेम ही वर्टिसेस है, बट इससे जो ये E5 और E3 है, ये क्या है, हमारी इससे एजेस एसोसिएटेड हैं। दोनों सेम वर्टिसेस यूज कर रही हैं, दोनों E5 और E4 और E5 दोनों सेम वर्टिसेस का यूज कर रही हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, पैरेलल एजेस। तो E4 और E5 हमारी कैसी है, पैरेलल एजेस। ये होती है हमारी पैरेलल एजेस। और मैं आपको बता दूं, जिसमें पैरेलल एजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टीग्राफ। मल्टीग्राफ में कोई सेल्फ लूप नहीं होता। मल्टीग्राफ की कंडीशन क्या होती है कि उसके अंदर पैरेलल एजेस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीग्राफ। आई होप आपको क्लियर होगा कि पैरेलल एजेस क्या होता है, जब सेम वर्टिसेस से जो एजेस है वो एक से ज्यादा एजेस एसोसिएटेड होते हैं तो वो क्या बना देती है, पैरेलल एजेस हो जाती है।
और जिसमें पैरेलल एजेस होते हैं उसको हम कौन सा ग्राफ बोलते हैं, मल्टी ग्राफ बोलते हैं। बट मल्टी ग्राफ में कोई भी सेल्फ लूप नहीं होता। नेक्स्ट टाइप है हमारा सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या होता है, अ ग्राफ विच हैज नो सेल्फ लूप नो पैरेलल एजेस इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या होता है, जिसमें कोई भी हमारी एजेस वो नहीं होगी, सेल्फ लूप नहीं होगा और कोई भी हमारी पैरेलल एजेस नहीं होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ मैंने एक टेबल बना दी है जिसकी हेल्प से आप याद रख सकते हैं कि सिंपल ग्राफ में लूप अलाउ नहीं होता, ना ही पैरेलल एजेस अलाउ होती। बट मल्टी ग्राफ में हमारा लूप अलाउ नहीं होता बट पैरेलल एजेस अलाउ होती हैं। सूडो ग्राफ हमारा कैसे होता है, जिसमें लूप भी अलाउ होता है और हमारा पैरेलल एजेस भी अलाउ होती हैं, उसको हम बोलते हैं सूडो ग्राफ। आई होप आपको क्लियर होगा कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है तीनों ग्राफ का, उसमें क्या क्या चीजें अलाउ है, क्या क्या चीजें हमें नहीं अलाउ है। नेक्स्ट है हमारा नल ग्राफ। नल यानी खाली, जिसमें कुछ भी नहीं है। लाइक जैसे ये मैंने एक डॉट बना दिया तो ये क्या है, खाली है, कुछ भी नहीं है। तो इस ग्राफ को हम कैसे बोलेंगे, नल ग्राफ, जिसके अंदर ना कोई एजेस है ना कुछ है। बट वर्टिसेस हो सकते हैं बट एजेस नहीं हो सकती। जैसे ये V1 वर्टिसेस है बट कोई एजेस थोड़ी है, तो हम इसको V1 वर्टिसेस हमारा कैसा है, नल ग्राफ है। इसमें यही लिखा हुआ है, अ ग्राफ विच हैज नो एजेस इन इट। वो ग्राफ जिसके अंदर एजेस नहीं होती उसको हम बोलते हैं नल ग्राफ। नल ग्राफ के अंदर वर्टिसेस हो सकते हैं बट कोई भी एजेस प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये बता दिया, वर्टिसेस होंगे बट कोई भी एजेस प्रेजेंट नहीं होंगी। ये होता है हमारा नल ग्राफ। नेक्स्ट होता है हमारा डिग्री ऑफ वर्टिसेस। अब डिग्री ऑफ वर्टिसेस क्या होता है कि एक वर्टिसेस पे कितनी एजेस इंसिडेंट हो रही है, कितनी एजेस आ रही हैं उसके पास, वही उसकी डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं V2 के पूछूं तो V2 पे कितनी एजेस इंसिडेंट है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो V2 की डिग्री क्या हो गई, हमारी 2 हो गई। अगर मैं V3 की देखूं तो V3 की डिग्री क्या होगी, 1, क्योंकि उसके पास कितनी एजेस आ रही हैं, या कितनी एजेस उससे इंसिडेंट है, 1, तो इसकी क्या होगी 1। V4 की अगर मैं बात करूं तो कितनी एजेस इस इंसिडेंट है, 1 2 3, तो कितनी हो गई 3। V5 की अगर मैं बात करूं तो कितनी होगी 1 2, तो कितनी हो गई 2। V1 की अगर मैं बात करूं, यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट है, अब 1 2, अब ये लूप देखोगे आप कहोगे ये तो 3 है, बट ये 3 नहीं होती। जब भी लूप होता है तो उसकी डिग्री 2 होती है। लूप की डिग्री क्या होती है, 2 होती है। तो 1 2 और इसकी 2, तो कितनी हो गई 4। तो ये होता है हमारी डिग्री ऑफ वर्टिसेस की, एक वर्टिसेस पे कितनी एजेस इंसिडेंट हो रही है, वो उसकी कहलाती है डिग्री। वही इसके अंदर लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ अ वर्टिसेस V इन अ ग्राफ G इक्वल टू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस विच आर इंसिडेंट ऑफ V, कि उस वर्टिसेस पे कितनी एजेस इंसिडेंट हो रही है उसकी हम बोलते हैं डिग्री ऑफ वर्टिसेस। इसमें ये बात लिखे हुए है कि जो भी सेल्फ लूप होता है वो हमारा 2 बार काउंट होता है। जैसे ये सेल्फ लूप है, ये लूप है, तो ये 2 बार काउंट होगा। तो इसकी इंडिविजुअल की डिग्री क्या होगी, 2 होगी, और 2 पहले से ही है, तो टोटल V1 की जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, हमारी 4 हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर होगा डिग्री का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ क्या होता है, जिसमें जो भी सारे वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री सेम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर ग्राफ। जैसे आप V3 की देखोगे तो V3 की डिग्री कितनी है, 2, क्योंकि इस पे कितनी जो एजेस है कितनी इंसिडेंट हो रही है, 2। V1 पे भी 2 हो रही है, V2 पे भी 2 हो रही है, तो V1 V2 V3 की जो डिग्री है वो तीनों की क्या सेम, तो इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, रेगुलर ग्राफ। इसी तरीके से आप इसका देखोगे V1 V2 V3 V4 इनकी जो चारों की जो वर्टिसेस की डिग्री है वो क्या सेम। जब भी किसी ग्राफ की जो वर्टिसेस की डिग्री सेम होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैसा ग्राफ है वो हमारा रेगुलर ग्राफ है। नेक्स्ट होता है हमारा आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है, जिस वर्टिसेस की डिग्री 0 होती है। अब जैसे मैंने ये बना दिया V1, ठीक है, अब V1 की डिग्री क्या है, 0, क्योंकि कोई भी इस पे एजेस जो है वो इंसिडेंट नहीं कर रही, तो ये हमारा कैसे होगा, आइसोलेटेड वर्टेक्स हम इसको बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 0। अगर किसी भी वर्टिसेस की डिग्री 0 होती है तो वो क्या कहलाता है, हमारा आइसोलेटेड वर्टेक्स। एक होता है हमारा पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स क्या कहता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, जिस भी वर्टिसेस की डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेंडेंट वर्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल आप इस डायग्राम में देखोगे V2 की डिग्री क्या है, 1, क्यों, क्योंकि इस पे एक ही इंसिडेंट है एजेस। V3 की भी क्या है 1, V4 की भी क्या है 1, तो V2 V3 V4 क्या है हमारे पेंडेंट वर्टेक्स, क्योंकि इनकी डिग्री क्या है 1। नेक्स्ट है हमारा बायपैराटाइड ग्राफ। बायपैराटाइड में बाय मतलब क्या होता है, 2। अब मैं आपको बताती हूँ बायपैराटाइड ग्राफ क्या होता है। एक हमारा वर्टिसेस है V, अगर हमने उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया V1 और V2, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, ये क्या हमारा बायपैराटाइड ग्राफ। और V1 और V2 के अंदर क्या कंडीशन है, V1 के भी अंदर कुछ एजेस होंगी, V2 के अंदर भी कुछ एजेस होंगे। लाइक हमने मान ली इसके अंदर E1 E2 E3 है, इसके अंदर E4 और E5 है। तो बायपैराटाइड की कंडीशन क्या कहती है कि V1 के अंदर जो एजेस हैं वो V2 के
एजेस से कनेक्टेड होनी चाहिए। ये इससे कनेक्टेड हो गई, ये इससे कनेक्टेड हो गई, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में लाइक कनेक्टिविटी नहीं है। हर एजेस V1 की कुछ एजेस V2 से कनेक्टेड होनी चाहिए या V2 की V1 से कनेक्टेड होनी चाहिए। तो हम इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, ये हमारा कैसा बायपैराटाइड ग्राफ। और V1 और V2 जिस पार्ट में हमने पार्टीशनिंग की है कभी भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, यानी ये हमेशा क्या लेंगे, नॉन एम्प्टी। सिंपल है, एक V वर्टिसेस को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें और जो इनके अंदर एजेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक दूसरे के अंदर मैपिंग हुई भी हो उनकी एजेस टू एजेस, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो ग्राफ कैसा है हमारा, बायपैराटाइड ग्राफ। आई होप आपको क्लियर होगा कि बायपैराटाइड ग्राफ क्या होता है। इसमें यही लिखा हुआ है, अ बायपैराटाइड ग्राफ और बायग्राफ is a graph whose vertices can be partitioned into two sets V1 and V2 such that every edge of graph connected of a vertex V1 to a vertex set of V2। ये क्या बोला है कि हमने एक वर्टिसेस V लिया, हमने उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया V1 और V2 में। V1 के अंदर कुछ एजेस है, V2 के अंदर कुछ एजेस है, ये वर्टिसेस है, तो वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। V1 की जो वर्टिसेस है वो V2 से और V2 की V1 से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बायपैराटाइड ग्राफ। अब नोटेशन कैसे होता है, G इक्वल टू V1 V2 कॉमा E। V1 क्या है हमारा फर्स्ट सेट के अंदर जो हमने V है, V को दो पार्ट में डिवाइड करना, V1 और V2। V1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो V1 पहला सेट है वो V1 रिप्रेजेंट कर रहा है। V2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा सेकंड सेट है जिसको हमने पार्टीशनिंग की है। ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ एजेस कि उसके अंदर कितनी एजेस है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ई। आई होप आपको क्लियर होगा कि बायपैराटाइड ग्राफ क्या होता है। अब बायपैराटाइड ग्राफ जैसे मैंने आपको उस एग्जाम्पल के थ्रू समझा, ऐसी सेम एग्जाम्पल यही है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आता है सम ऑफ डिग्री थ्योरम। सम ऑफ डिग्री थ्योरम क्या होती है, सम ऑफ डिग्री थ्योरम का आपको क्या याद रखना पड़ेगा, स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। वो क्या कहती है कि ग्राफ V कॉमा ई बी आ ग्राफ, एक ग्राफ है जिसके अंदर वर्टिसेस एन वर्टिसेस है। तो सम ऑफ थ्योरम क्या कहती है कि जितनी भी डिग्री ऑफ वर्टिसेस है वो हमेशा ट्वाइस ऑफ एजेस होगी। ये हमारी थ्योरम है, ये आपको लाइक कभी भी प्रूफ करने में हेल्पफुल हो सकती है, तो आपको याद रखने की कि जो भी हमारा वर्टिसेस V है, जो भी हमारे ग्राफ का सारे वर्टिसेस है एन वर्टिसेस का अगर हम डिग्री का सम कर दें तो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ एजेस, जितनी उसकी एजेस है उसके ट्वाइस के इक्वल होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ क्या होता है, जो लाइक प्लेन में हो, जिस भी ग्राफ को हम 2D में रिप्रेजेंट कर सकते हो तो उसको हम बोलते हैं प्लेनर ग्राफ। सिंपल है, बट प्लेनर ग्राफ की एक कंडीशन होती है। प्लेनर ग्राफ क्या कहता है कि 2D के अंदर आप रिप्रेजेंट करो और कोई भी एजेस एक दूसरे को क्रॉस ना करे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्लेनर ग्राफ है। एज सिंपल एज दैट। वही है कि अ ग्राफ इज कॉल्ड प्लेनर ग्राफ इफ इट कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन। लाइक 2D प्लेन में अगर वो हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो हम उसको प्लेनर ग्राफ बोलेंगे। बट वो क्या कहता है, सच अ वे दैट नो एजेस क्रॉस ईच अदर, अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन प्लेनर। कोई भी एजेस, जो भी ग्राफ को अगर आप प्लेनर बोल रहे हो तो कोई भी एजेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो वो नॉन प्लेनर है, अगर क्रॉस नहीं कर रही तो वो क्या हमारा प्लेनर है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिया हुआ है तो है क्या, हमारी ये ग्राफ है जिसकी वर्टिसेस हैं ABCD और ये इसकी एजेस है। अब आप इस ग्राफ को देखकर बताओ कि ये ग्राफ हमारा प्लेनर है नॉन प्लेनर। 2D प्लेन में तो बन रहा है बट ये दो एजेस हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो आप देख के बोलोगे ये तो नॉन प्लेनर है। बट क्या आप नॉन प्लेनर ग्राफ को प्लेनर बना सकते हो, तो आप कोशिश कर सकते हो, बन गया तो बन गया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ABCD, अब कौन तो ऐसी एजेस है जो हमें परेशान कर रही हैं, ये दोनों एजेस है क्योंकि ये दो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। तो A से D कनेक्ट कर दिया, C किससे कनेक्टेड है, B से। मैंने क्या करा, C को बाहर से कनेक्टेड कर दिया B से। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अब बताओ ये प्लेनर, ये ग्राफ कैसा है, हमारा प्लेनर ग्राफ। और अगर आप इसको देखोगे तो ये कैसा, नॉन प्लेनर। तो हम नॉन प्लेनर ग्राफ को प्लेनर ग्राफ में भी बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कहीं लगता है कि हम लाइक पॉसिबिलिटी हो हम किसी की कनेक्टिविटी बाहर से कर दें, ऊपर से कर दें, इस तरीके से। आई होप आपको क्लियर होगा कि प्लेनर ग्राफ हमारा कैसा ग्राफ होता है, ठीक है। वही मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा आइसोमोर्फिज्म एंड होमोमोर्फिज्म। आइसोमोर्फिज्म ग्राफ की क्या कंडीशन होती है कि हमारे दो ग्राफ होते हैं G और G डैश, सच दैट F क्या होना चाहिए, बायजेक्टिव। बायजेक्टिव फंक्शन हमने काफी अच्छे से पढ़ा है, यानी 1-1 और ऑन टू मैपिंग होनी चाहिए दोनों ग्राफ के बीच में। तो हम उस ग्राफ को क्या बोलेंगे, वो हमारा ग्राफ कैसा है, कैसा है हमारा
वो हमारा ग्राफ है आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ। आई होप आपको क्लियर होगा। इसकी एक कंडीशन आप याद रखें कि 1 1 और ओन 2 वो होना चाहिए। 1 1 और ओन 2 के लिए आप समझ सकते हैं या आप ये कंडीशन याद रख सकते हैं आइसोमॉर्फिज्म के लिए। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस सेट, जो नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हमारा ग्राफ 1 है उसके अंदर, और जो नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हमारा ग्राफ जी डैश है, दोनों की वर्टिसेस का जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसी एजेस जो होनी चाहिए दोनों में सेम होनी चाहिए। नंबर ऑफ एजेस इन फर्स्ट ग्राफ इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस इन सेकेंड ग्राफ। तो हम उन दोनों ग्राफ को क्या बोलेंगे, वो कैसा है, हमारा आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ है। या डिग्री ऑफ सीक्वेंस ऑफ जी एंड जी डैश विल बी सेम। जो भी हमारी डिग्री ऑफ सीक्वेंस है जी और जी डैश में वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ये ग्राफ 1 है ग्राफ 2 है, तो आप दो कंडीशन चेक करो। अब वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4, इसकी वर्टिसेस कितनी है 4, यानी पहली कंडीशन ट्रू है। एजेस की देखोगे 1 2 3 4 5 एजेस है, इसकी कितनी है 1 2 3 4 5, ठीक है, सेकंड भी 2 है। डिग्री सीक्वेंस जी टू जी डैश विल बी सेम, हाँ सेम है। डिग्री जो सीक्वेंस है वो भी सेम है, 1 2 3 4, इसी तरीके से यहाँ है। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस दोनों में इक्वल हैं, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ग्राफ कैसा है, हमारा आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ है। अब बात आती है होमोमॉर्फिज्म ग्राफ की। होमोमॉर्फिज्म ग्राफ क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म ग्राफ के लिए हमारी क्या कंडीशन है कि जो भी वर्टिसेस है इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए कि u कॉमा वी, हमने जो पहला ग्राफ है उसके अंदर से कोई एलिमेंट ले लिया तो वो क्या होना चाहिए, एफ यू कॉमा एफ यू, यानी उनकी इमेजेस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो ये आप डायग्राम देख रहे हो, तो इस डायग्राम को थोड़ा मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इसमें क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये है, अब मैंने क्या कर दिया, जो मेरा ए है उसको किससे मैप कर दिया 1 से, एफ को किससे मैप कर दिया 4 से, बी को किससे मैप कर दिया मैंने 2 से, मैंने ई को मैप कर दिया मैंने 3 से, फिर नहीं ई को मैप कर दिया मैंने फिर से 4 से, सी को मैप कर दिया मैंने 2 से, और डी को मैप कर दिया 3 से। इसका मतलब हर एलिमेंट की मैपिंग है, यानी जो हमारे u कॉमा वी अगर मैं लूँ ई के अंदर से, तो वो हमारा एफ यू कॉमा एफ वी भी हमारा ई डैश के अंदर है। यानी अगर मैं ए कॉमा एफ लूँ तो उनकी वैल्यूज क्या है 1 कॉमा 4 है, तो ये यानी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये दोनों कैसे ग्राफ है, ये ग्राफ कैसे है, हमारा होमोमॉर्फिज्म ग्राफ। आई होप आपको क्लियर होगा। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि एक जी ग्राफ है वी कॉमा ई, एक जी डैश ग्राफ है, दोनों ग्राफ हैं, तो उनको हम होमोमॉर्फिज्म ग्राफ कब बोलेंगे, इट इज मैपिंग वी टू वी डैश फ्रॉम वर्टिसेस सेट ऑफ जी, सेट वर्टिसेस जी डैश सच दैट, इस कंडीशन को अगर वो फिलफिल करते हैं वी से वी डैश और जी से जी डैश, तो हम उसको कैसा बोलेंगे, दो ग्राफ कैसे है हमारे दोनों, होमोमॉर्फिज्म ग्राफ है। आइसोमॉर्फिज्म के लिए वर्टिसेस और एजेस का याद रखें, होमोमॉर्फिज्म के लिए इस कंडीशन का याद रखें कि हर किसी की मैपिंग हर एलिमेंट के साथ अगर हो रही है तो हम उसे होमोमॉर्फिज्म ग्राफ बोल रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट होता है हमारा आइलर पाथ। आइलर पाथ क्या होता है, अ पाथ इन अ ग्राफ इज सेड टू बी आइलर्स पाथ इफ इट ट्रेवल ईच एजेस इन द ग्राफ वंस एंड वंस ओनली वंस। यानी आइलर पाथ क्या होता है, कोई भी ग्राफ है अगर हम उस ग्राफ को पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं और हर एजेस को सिर्फ और सिर्फ एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं तो हम उसको कैसा बोल रहे हैं, आइलर पाथ। इसी तरीके से आइलर पाथ और आइलर सर्किट दोनों सेम है। आइलर सर्किट क्या कहता है, जो भी आपने क्लोज्ड वॉक करी है, लाइक आपने कोई भी जैसे अभी मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी, आप किसी भी ग्राफ को ट्रेवर्स कर रहे हैं तो जो आपने क्लोज पाथ बनाया उसको ही हम बोल रहे हैं आइलर सर्किट। और जो पाथ आपने लाइक जो आपने ट्रेवर्स किया है, जो आपने ट्रेवर्स किया उसको हम क्या बोल रहे हैं, आइलर पाथ। अब आइलर ग्राफ क्या होता है, आइलर ग्राफ वो होता है जिसके अंदर आइलर लाइंस होती हैं, उसको हम आइलर ग्राफ बोलते हैं। अब आप इसको इस डायग्राम के थ्रू आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी। अब ए बी सी डी ये है, अब मैंने क्या करा, ए से मैं क्या हाँ गई, लाइक ए से मैं डी गई, डी से ई गई, ई से सी गई, सी से बी गई और बी से ए चली गई। तो मैंने क्या करा, मैंने हर एजेस को सिर्फ और सिर्फ एक बार ट्रेवर्स किया, कोई भी एक ऐसी एजेस नहीं थी जिसे मैंने एक से ज्यादा बार किया हो। तो ये जो मैंने ट्रेवर्स किया ये क्या हुआ, आइलर पाथ। और ये जो मेरा क्लोज पाथ बना, ये जो क्लोज सर्किट क्लोज, ये देख रहे हो जो जो मैंने ट्रेवर्स किया जिस हिसाब से ये तो ये क्या बन गया हमारा आइलर सर्किट। और इसके अंदर आइलर सर्किट और आइलर पाथ है तो ये क्या बन गया, आइलर ग्राफ बन गया। आई होप आपको क्लियर होगा कि आइलर ग्राफ किसको बोलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ कनेक्टेड ग्राफ जी इज एन आइलर ग्राफ इज इफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ जी आर इवन डिग्री। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आइलर ग्राफ के अंदर जो भी वर्टिसेस होती है हमेशा उनकी डिग्री क्या होती है, इवन होती है। जैसे आप यहाँ देखोगे इसकी डिग्री क्या है 2 2 2 2, यहाँ इसकी क्या है, सी की डिग्री 4 है, तो हमेशा इवन डिग्री होनी चाहिए सारे वर्टिसेस की जो आइलर ग्राफ के अंदर हैं।
और हमेशा क्या होना कनेक्टेड होना चाहिए, यानी कोई भी डिसकनेक्शन नहीं होना चाहिए कि एक एजेस यहाँ जा रही है और वो किसी से कनेक्ट नहीं है। इस तरीके का ग्राफ आयलर ग्राफ नहीं होता। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ, आयलर ग्राफ डज नॉट कंटेन एनी आइसोलेटेड एंड पेंडेंट वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है, जिसकी डिग्री 0 होती है, पेंडेंट जिसकी डिग्री 1 होती है। तो यहाँ कोई भी ऐसा वर्टिसेस नहीं होगा जिसकी डिग्री 0 होगी या जिसकी डिग्री 1 होगी। 1 से ज्यादा ही डिग्री वाले हमारे वर्टिसेस यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा। ये 3 जो कंडीशन है वो आपको याद रखनी पड़ेंगी आयलर ग्राफ के लिए, ताकि आप आयलर ग्राफ से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उसको क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। यहाँ एजेस की बात होती है, अगर हम वर्टिसेस की बात करें तो वहां हमारा आ जाता है हैमिल्टोनियन ग्राफ। हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या कहता है कि वो ग्राफ जिसमें आप जो वर्टिसेस हैं उनको एक बार कवर कर लें, एग्जैक्टली एक बार कवर कर लें और एक साइकिल बना दें, तो दैट इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ग्राफ। आयलर ग्राफ के अंदर हम एजेस की बात करते हैं और हैमिल्टोनियन ग्राफ के अंदर हम किसकी बात करते हैं, वर्टिसेस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है, ये मेरा ग्राफ है, तो मैंने क्या करा, V1, V2, V3, V4, V5 और V1 बन गया। तो ये जो क्या बनी, ये जो मैंने साइकिल बनाई, जैसे ये मेरा जो पाथ था ये बना हमारा हैमिल्टोनियन साइकिल, और ये जो मेरा ग्राफ बना जो मैंने पाथ कवर किया दैट इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ग्राफ। अब इसके अंदर आप देखो मैंने सारे वर्टिसेस V1, V2, V3, V4, V5 सारे वर्टिसेस को ट्रेवर्स किया नहीं किया, तो हर वर्टिसेस को एक बार ट्रेवर्स करना है हमें, एक से ज्यादा बार नहीं कर सकते, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ग्राफ बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब ये डेफिनेशन आप पढ़ लोगे, अगर आपको यहाँ समझ आ गया तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लोगे। ग्राफ कलरिंग क्या होता है, ग्राफ कलरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपने ग्राफ को कलर करते हैं, बट इसमें कंडीशन होती है कि दोनों जो एडजेसेंट है वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए। लाइक ये रेड है तो ये रेड नहीं होना चाहिए, अगर ये रेड है तो ये क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। इस तरीके से हमें कलरिंग करनी पड़ती है कि हमारे कोई भी 2 एडजेसेंट वर्टिसेस हमारे सेम कलर के नहीं हो, वही हमारा क्या होता है, ग्राफ कलरिंग। आई होप आपको क्लियर होगा कि ग्राफ कलरिंग हमारी क्या होती है। नेक्स्ट हमारा के क्रोमेटिक ग्राफ या क्रोमेटिक नंबर। अब जितने नंबर ऑफ कलर्स आपको चाहिए उसको हम बोलते हैं के क्रोमेटिक ग्राफ या क्रोमेटिक नंबर। अगर आपको किसी ग्राफ को कलर करने के 6 कलर चाहिए तो क्रोमेटिक नंबर क्या हो गया, उसका 6 हो गया। ठीक है, वही इसके अंदर लिखा हुआ है, अ ग्राफ जी दैट रिक्वायर के डिफरेंट कलर फॉर इट्स प्रॉपर कलरिंग एंड नो लीज इज कॉल्ड के क्रोमेटिक ग्राफ एंड नंबर ऑफ के इज कॉल्ड क्रोमेटिक नंबर ऑफ ग्राफ। जितने नंबर ऑफ कलर आपको चाहिए ग्राफ को कलर करने के लिए दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिक नंबर या के क्रोमेटिक ग्राफ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा पिजन होल प्रिंसिपल। अब पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है, ये वाला आप पढ़ो तो यहाँ से आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। क्या कहता है, इफ n पिजन्स आर असाइन टू m पिजन होल्स। कितने पिजन्स हैं हमारे पास, ये क्या कहता है, n पिजन्स हैं। ठीक है, n क्या है हमारे पास, पिजन्स, और क्या कहता है m क्या है हमारे पास, पिजन होल्स। ठीक है, क्या है, पिजन होल्स। नेक्स्ट क्या कहता है, एंड m ग्रेटर देन n, यानी जो हमारे पिजन के होल है वो कम होंगे पिजन से ज्यादा। लाइक मेरे m की वैल्यू क्या है मेरी 3 और इसकी क्या है मेरी 2, तो 3 ग्रेटर देन 2 नहीं, यहाँ तो कंडीशन फॉल्स है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे 4, यहाँ लेंगे 5, यहाँ लेंगे 4, तो ये 4 लिया, ये हमने 5 लिया, तो कंडीशन ट्रू हुई नहीं हुई, तो यहाँ हमने ये ले लिया। अभी क्या कहता है, देन एटलीस्ट 1 पिजन होल कंटेनिंग 2 और मोर पिजन। अब आप देखो हमारे पास पिजन कितने, पिजन है मेरे पास 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, मेरे क्या है, पिजन पिजन। ठीक है, पिजन होल कितने, 4, ये क्या है, पिजन होल पिजन होल। ठीक है, 1 2 3 4, ये हो गए मेरे पिजन होल। ठीक है, ये पिजन यहाँ चला गया, ये पिजन यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। तो पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऐसा पिजन होल होगा जहाँ एक से ज्यादा पिजन हमें रखने पड़ेंगे। ये दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पिजन होल प्रिंसिपल। इसको हम पिजन होल प्रिंसिपल बोलते हैं कि हमारे पास पिजन ज्यादा होते हैं, पिजन होल कम होते हैं। एक भी एक भी ज्यादा हो सकता है, 2 भी, 3 भी, कितने भी ज्यादा हो सकते हैं। तो वो क्या कहता है, एक पिजन होल के अंदर एक से ज्यादा हमें पिजन को रखना पड़ेगा, तभी हमारे पिजन होल के अंदर पिजन एडजस्ट हो पाएंगे, जो भी हमारे पास सारे हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, पिजन होल प्रिंसिपल। ठीक है, और इसमें फर्स्ट में ये लिखा हुआ है, n+1 और मोर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन n बॉक्सेस देन देयर इज एटलीस्ट 1 बॉक्स कंटेनिंग 2 और मोर ऑब्जेक्ट। अगर हम हर किसी पिजन, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 पिजन है, 4 पिजन होल है, तो हर पिजन होल में अगर हम एक एक को रख देंगे तो एक बॉक्स ऐसा होगा जिसके अंदर हमें 2 रखने पड़ेंगे, जब भी हमारे सारे पिजन होल के अंदर पहुंच पाएंगे।
तो इसी प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, पिजन होल प्रिंसिपल। अब इसका प्रूफ के लिए क्या समझोगे, प्रूफ में हमें कॉन्ट्रडिक्शन मानना पड़ता है। ये क्या कहता है कि हर पिजन होल कंटेन करेगा एक पिजन, ठीक है। एम जो होगा वो हमारा छोटा होगा, एन की वैल्यू हमारी बड़ी होगी। बट ये यहाँ में जो अगर हमें प्रूफ करना होगा तो हम इसमें क्या मानते हैं कि पिजन होल वन पिजन की, हम ये मानते हैं कि हर पिजन होल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम कितना रखेंगे, एक ही पिजन रखेंगे। अगर हम हर पिजन होल के अंदर एक ही पिजन रखेंगे तो हमारे पिजन तो कंप्लीट होंगे ही नहीं, तो ये बात हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी। तो इसलिए देयर इज एटलीस्ट वन पिजन होल विच कंटेन टू और मोर पिजन। तो कम से कम पिजन लाइक पिजन होल के अंदर एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा पिजन होल होगा जिसके अंदर एक से ज्यादा हमें पिजन मिलेंगे। तो ये इसका प्रूफ है। लाइक आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको इसे बता दिया है। बट आपको इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पिजन होल प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है क्या। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन AGT 2023-24 में पूछा गया था। क्वेश्चन था कि आपको पिजन होल प्रिंसिपल को डिस्क्राइब एक्सप्लेन करना था और आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था क्या, इफ 6 कलर्स आर यूज टू पेंट 37 हाउसेज। हमारे पास 6 कलर हैं और कितने घर को पेंट करना है, 37 घर को पेंट करना है। हमें शो करना है कि एटलीस्ट 7 होम ऑफ देम विल बी ऑफ सेम कलर, की 7 होम ऐसे होंगे जो हमें सेम कलर के होंगे। अब भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास 6 कलर्स हैं और 37 हाउसेज हैं। अब देखो मेरे पास 6 कलर्स हैं, 6 तो मेरे पास कलर्स हैं, बट हाउसेज कितने हैं मेरे पास, 37 हाउसेज हैं, ठीक है। 6 कलर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कलर्स हैं। अब मैं निकाल लेती हूँ, जब मैं डिवाइड करूंगी 37 को, जब मैं 6 से डिवाइड करूंगी, 37 हाउसेज है, 37 हाउसेज से कितने कलर से करना है, 6 से। तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगी तो 6 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, बट मुझे एक इंटीजर वैल्यू लेनी है। तो मैंने क्या करा, 6 यहाँ हो गई, 6 यहाँ हो गई, 6 यहाँ हो गई, 6 यहाँ हो गई, यहाँ हो गई। तो 6 इंटू 6 ये हमारे 36 हो गए। बट हाउसेस कितने, 37, यानी 1, अगर ये रेड का है, रेड ब्लू ग्रीन येलो पर्पल पर्पल ब्राउन, ठीक है ब्राउन, तो ये हमारे कलर के हाउसेज है। तो ये क्या कहता है कि प्लस, यानी एक ऐसा हाउस होगा जो 7वां हाउस होगा जो सेम कलर का होगा। लाइक मैं मानती हूँ कि ये 6 नहीं, +1 और होगा, ये क्या होंगे, 7 हाउसेज होंगे जो मेरे रेड कलर के होंगे। तो यही तो कह रहा है। तो आपको इस सिनेरियो के थ्रू उसको एक्सप्लेन करना है कि अगर मैं इसे डिवाइड करूंगी तो 6 हाउसेज आएंगे, जिस 6 36 होगा, तो मेरा रिमाइंडर 1 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई मेरा एक घर ऐसा होगा जो 7 कलर्स का होगा। लाइक एक ही जो कलर के 7 घर होंगे। तो भाई इसके अंदर लिखा हुआ है, तो जो अगर हम 37 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आया। तो इसके अंदर इसका मतलब क्या है कि 6 होम ईच ऑफ 6 कलर, बट रिमाइंडर 1 बचा। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 7 होम जो है सेम कलर के होंगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से लिखना था। बस इसका सॉल्यूशन इतना ही था। बट अगर आपको नहीं आएगा तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सिनेरियो के थ्रू समझा के हो, या ये प्रॉपर डेफिनेशन जैसे मैंने इसके अंदर सॉल्यूशन लिखा है आप उसी तरीके से लिख के आओ, तो आपको पूरी के मार्क्स मिलेंगे जितने, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा AGT 2023-24 में पूछा गया था। क्वेश्चन था कि आपको बायपैराटाइट और कंप्लीट ग्राफ में डिफरेंस बताना था और आपको K3-4 बताना था। अब K3-4 अभी क्या है, 3-4 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। K5 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमने बायपैराटाइट ग्राफ के अंदर बात की थी ना, तो बायपैराटाइट ग्राफ जैसे ये हो गया 1 2 3, तो ये क्या है, हमारा K3 है। क्यों, 3 क्या रिप्रेजेंट, कितने वर्टिसेस है, K3। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा K4। क्यों, किसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 4। तो ये जो 4 होता है ये नंबर ऑफ वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपको ये बताना था K3 4 एंड K5 हमारा जो है प्लेनर ग्राफ नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको बताना था, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं बायपैराटाइट ग्राफ और कंप्लीट ग्राफ में। बायपैराटाइट ग्राफ मैंने आपको बताया कि एक वर्टिसेस V लेते हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, V1 और V2 में, और इनके दोनों के बीच में हर जो वर्टिसेस है V1 का वो V2 से मैप होना चाहिए। ये होता है हमारा बायपैराटाइट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, जो कंप्लीट होला अ ग्राफ वेयर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी हर वर्टिसेस एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट ग्राफ है वो। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं KMN से, और कंप्लीट ग्राफ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KN से। एजेस कितनी होती है, M×N, और एजेस कितनी होती है, N×N-1/2। ये कुछ डिफरेंस है जो आपको याद होंगे, तो आप सिंपली वहां जाके लिख सकते हो, ठीक है। अब बात थी K3 4 एंड K5 की। अब K3 4 भाई कैसे बनाओगे यार, K5 को कैसे बताओगे।
K5 का मतलब क्या है, यानी मेरे पास 5 वर्टिसेस है, 1 2 3 4 5। अब मैंने हर वर्टिसेस को जोड़ दिया और एजेस बना लिया, तो ये मेरा बना K5 का डायग्राम। ठीक है, अब ये तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्या कि डायग्राम किस तरीके से बना लिया, सिंपल। K5 है तो 5 वर्टिसेस, 1 2 3 4 5। अब इनको जोड़ दो आप, तो ये खुद से ही स्टार सा बन जाएगा। ये हर वर्टिसेस को ऐसे जोड़ दोगे, इसको ऐसे जोड़ दोगे और इसको यहाँ जोड़ दे, तो ये कनेक्टेड हो गए। तो ये हमारा क्या बन गया, K5। अब K5 को हमें प्लेनर दिखाने के लिए कंडीशन क्या होती है कि 2D प्लेन में हो और दूसरा क्या हो, कोई भी एजेस एक दूसरे को क्रॉस ना करें। प्लेन में तो है, अब आप इसको कोशिश करो ऐसा बनाने की कि जो हमारी एजेस है वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें। करो आप, अगर आपसे हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, बट मुझसे तो हुआ नहीं। मुझसे क्या हुआ कि कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एक एजेस ऐसी आएगी जो इस यहाँ क्रॉस करेगी, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये हमारा K5 क्या, हमारा प्लेनर ग्राफ नहीं है, क्योंकि हम जब इसको लाइक नॉन प्लेनर से प्लेनर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारी एजेस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। विदाउट क्रॉसिंग हम नहीं बना सकते K5 का ग्राफ, इसलिए ये हमारा नहीं है, सिंपल। ऐसे K3 4 का, जब आप K3 4 का करोगे तो 3 का मतलब क्या, 3 वर्टिसेस, 4 का क्या, 4 वर्टिसेस। तो जब आप इनको कनेक्ट करोगे तो इनको भी आप किसी भी इस तरीके से नहीं बना सकते इस ग्राफों की, इसमें एजेस जो है एक दूसरे को क्रॉस ना करें। अगर आप कोशिश भी करोगे तो नहीं बन पाएगी। इसका मतलब क्या है कि भाई जब ऐसा ग्राफ बन ही नहीं सकता जिसकी एजेस क्रॉस नहीं करेंगी, तो वो तो प्लेनर है नहीं। प्लेनर की कंडीशन ही ये कहती है कि कभी भी एजेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, बट यहाँ तो क्रॉस करनी है, इसलिए ये हमारा कैसा नॉन प्लेनर ग्राफ है। आई होप आपको क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में यही पूछा था, यहाँ से देख लो आप कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे 2023-24 में पूछा गया था। क्वेश्चन था क्या, शो दैट K33 जो है सेटिस्फाई इनइक्वालिटी दी थी, वो ये बताता है कि K33 जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता, बट इसको सेटिस्फाई करने के बाद भी वो नॉन प्लेनर है। वो आपको बताना था कि किस तरीके से वो नॉन प्लेनर है। ठीक है, अब वर्टिसेस कितने हैं इसके अंदर, वर्टिसेस कितने हैं मैंने आपको बताया था K33 3 + 3 6, यानी नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं 6। और नंबर ऑफ एजेस क्या होते हैं M×N। जैसे अभी मैंने यहाँ बताया था, जब आप बायपैराटाइड ग्राफ पढ़ रहे थे तो नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है M×N। तो यहाँ M क्या है, M क्या है 3, N क्या है 3, तो 3 3 से 9। यहाँ से हमें वर्टिसेस और एजेस पता चल गई कि हमारी वर्टिसेस और एजेस कितनी है। अब जो इनइक्वालिटी दी, अब हम उसको लेने के लिए हमें क्या चाहिए, एजेस और वर्टिसेस तो चाहिए, सिंपल। तो सबसे पहले हम एजेस और वर्टिसेस निकाल लिया, उसके बाद जो हमें क्वेश्चन में गिवन इनइक्वालिटी थी उसके अंदर वैल्यूज रख देंगे। तो एजेस कितनी है हमारे पास 9, वर्टिसेस क्या है 6। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो मतलब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है। क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करे, बट इसके सेटिस्फाई करने के भी बाद वो प्लेनर नहीं है, वो आपको बताना था। तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, आयलर्स फॉर्म फॉर प्लेनर ग्राफ। हमारी आयलर्स फॉर्मूला जो होता है प्लेनर ग्राफ के लिए वो क्या होता है, मोड V माइनस मोड E प्लस R इक्वल टू 2। R जो होता है यहाँ नंबर ऑफ रीजन्स होते हैं कि किसी भी हमारे ग्राफ के अंदर कितने नंबर ऑफ रीजन्स हैं। अब यहाँ वैल्यूज रखोगे, वर्टिसेस कितने हैं 6, एजेस कितनी है 9 प्लस R इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ रीजन्स आपके पास कितने आ जाएंगे, यहाँ से 5 नंबर ऑफ रीजन्स आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ रीजन्स की हेल्प से आप बता पाओगे कि बायपैराटाइड ग्राफ है या नहीं है। अब आपको पता है कि बायपैराटाइड ग्राफ के लिए जो भी हमारे पास वर्टिसेस होते हैं उनकी जो डिग्री क्या होती है, इवन होती है। बट यहाँ रीजन बट यहाँ क्या है कि ऑड नंबर ऑफ साइकिल्स बननी है। तो इसलिए पहली बात तो यहीं से हमें पता चल गया कि ये नहीं है, बट हमें प्रूफ करके दिखाना। तो हम क्या करेंगे, जब हमारी एजेस और रीजन्स के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एजेस और बीच में क्या रिलेशनशिप होती है कि 2E ग्रेटर देन इक्वल टू 4R। E की वैल्यू आपको पता है, E एजेस कितनी है 9, रीजन आपने निकाले 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ जो है 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, क्या 18 20 से बड़ा है, ये 20 18 से बड़ा है। तो यहाँ जो है हमारा जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई नहीं करता है। इसकी वजह से ये हमारा जो है यानी जो प्लेनर ग्राफ की जो कंडीशंस है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये हमारा कैसा हो गया, नॉन प्लेनर ग्राफ हो गया। तो जब भी इस तरीके का आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ये कुछ पॉइंट्स लाइक इसके बीच की रिलेशनशिप या 2-3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, तब भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया। नेक्स्ट होता है हमारी काउंटिंग टेक्निक्स। काउंटिंग टेक्निक्स हमारी 3-4 होती हैं। पहली होती है बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल।
बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि नंबर ऑफ टास्क जितना आप परफॉर्म करोगे वो m है, और अनदर टास्क को जितना आप परफॉर्म करने वाले वो m है, तो टोटल नंबर ऑफ टास्क कितने होंगे m इंटू n। ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल होता है काउंटिंग टेक्निक का, ठीक है, पहला। सेकेंड क्या होता है हमारा परमुटेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने काफ़ी पढ़ा होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने 11th में भी पढ़ा होगा जब आप स्कूल में पढ़े होंगे। तो परमुटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, कितने तरीके से उसे बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि जो यहाँ रिपीटेशन वाली चीज़ होती है वो यहाँ नहीं होती। कॉम्बिनेशन के अंदर सारे कॉम्बिनेशन आते हैं, रिपीटेड कॉम्बिनेशन भी इसके अंदर आते हैं, बट यहाँ रिपीटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आते। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में यही डिफरेंस है। परमुटेशन क्या बताता है, अरेंजमेंट बताते हैं किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में, कि इस ऑर्डर में कितने अरेंजमेंट हो गए, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। उसका फॉर्मूला क्या है, एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये आपने पढ़ा होगा। कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन बताता है नंबर ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या बताते हैं कि स्पेसिफिक ऑर्डर पे काम करता है, बट यहाँ कोई स्पेसिफिक ऑर्डर पे काम नहीं करता। ये क्या बताते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं विद रिपीटेशन। तो इसका फॉर्मूला कहता है एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। फोर्थ हमारा टेक्निक होती है पी, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए एन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसी यहाँ यूनियन है तो इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा, यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ यूनियन आ जाएगा। ऐसे मैंने 3 का यूनियन वाला लिखा है, इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, जहाँ यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ यूनियन आ जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन में जो आपका होता है ये फॉर्मूला ही होता है। ये 4 फॉर्मूले होते हैं, 2 जो मैंने यूनियन में लिखे हैं, 2 इंटरसेक्शन में सेम ही होते हैं, बस आपको यूनियन की जगह इंटरसेक्शन करना होगा। तो यहाँ से क्या हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाइक फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन आया था वो हमारा 2020-21 में आया था। तो क्वेश्चन था क्या, आपको नंबर फाइंड करने थे कि 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो 3, 5 और 7 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, उनको निकालना था। 3, 5 और आ रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन की बात हो रही है। अगर एंड आता तो हमारे किसकी बात हो रही है, यूनियन की बात हो रही है। यानी आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपको फाइंड करना है। यहीं से आपको पता चल के क्या फाइंड करना है, और आ रहा है, ठीक है। ए हमने किसको बोल दिया, जो 3 को डिवाइड कर रहे हैं, बी हमने किसको बोल दिया, जो 5 को डिवाइड कर रहे हैं, 7 हमने किसको बोल दिया, जो सी को डिवाइड कर रहे हैं। अब 100 से 1000 थोड़ा डिफिकल्ट नहीं लग रहा कि 100 से 1000 निकालेंगे। हम 1 से 1000 निकालें और 100 वाले को माइनस कर दें, तो हमारे पास वो नंबर बचेंगे जो हमारे 100 और 1000 से डिवाइड होते होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक सेट ए बनाया जो हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, बी रिप्रेजेंट कर रहा है कितने नंबर है जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कितने नंबर है जो हमारे 7 से डिवाइड हो रहे हैं। अब नंबर ऑफ डिविजिबल निकालेंगे हम 3 से, कि 3 से कितने नंबर डिवाइड हो रहे हैं, हमें कहाँ से निकालना है, 100 से 1000 तक निकालना है, ठीक है। अब 100 और 1000 से कोई फर्क पड़ता है, अब आप 3 को डिवाइड कर दो 100 से, ये 1000 से कंप्लीट डिवाइड करता है, नहीं, अब डिवाइड ही नहीं करता, इसे लो ना लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो हम क्या निकालेंगे, पैसे पहले 1 से 1000 का निकालेंगे, फिर 100 से जो पहले वाले सबको माइनस कर देंगे। अब मैं कैसे निकालूंगी, मैं देखूंगी कि 1000 में को कितने 3 के लाइक जो हमारा नंबर है 3, कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 को डिवाइड करते हैं कंप्लीट। तो 1000 डिवाइड बाय 3 माइनस कर दूंगी, यहाँ तो मेरे कंप्लीट आ गए, 1 से 1000 तक के सारे नंबर आ गए। अब मुझे कहाँ से, ये 100 से चाहिए, तो जो मेरे 100 से पहले वाले नंबर हैं जो डिवाइड करते हैं 3 को, उनको माइनस कर दें, माइनस 100/3। तो यहाँ 33.33 माइनस 33 आएगा, तो आपको क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ डिविजिबल देखने की 5 को कितने नंबर ऐसे हैं जो हमारे डिवाइड करते हैं। अब 1000 को हमें इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड करना है, तो 1000 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 को कंप्लीट डिवाइड करता है, 995, और 995 तक कौन कितने ऐसे नंबर है जो 5 को डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर दो 5 से, हमें पता चल जाएगा। बट हमें कहाँ से चाहिए, 100 से चाहिए, तो माइनस कर दो 100/5, 100 से पहले वाले माइनस हो जाएंगे। 100 और 995 के बीच के जो नंबर है वो 179 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड होता है। इसी तरीके से आप सी का निकालोगे, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी का दोनों में कॉमन पार्ट, ए और बी क्या है, ए कौन सा नंबर है 3 और बी क्या है हमारा 5, तो आप
कंप्लीट करोगे 5 3 से 15, यानी हमें 15 के लिए चेक करना है। सिंपल, आप 15 के लिए भी चेक कर लो। 1000 डिवाइड बाय 15 माइनस 100/15, सिंपल कि 15 को तो 1000 डिवाइड कंप्लीट करेगा, नहीं तो लो ना लो कोई बात नहीं है, तो हमने यहाँ इंक्लूड कर दिया। तो 1000 डिवाइड बाय 15, हमने देखा कि 1000 तक 15 को कितने डिवाइड करते हैं नंबर, वो निकाल लिए। बट हमें कहाँ से चाहिए, 100 से चाहिए, तो 100 से पहले पहले वाले माइनस कर दिए, तो 100/15 आप इनको माइनस करोगे तो 60 आएगा। इसी तरीके से आप इन सबके निकाल लोगे, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, 487। यहाँ बस आपको कैलकुलेशन करनी है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि 1 से 1000 तक निकालेंगे, फिर हम क्या कर देंगे, 100 से पहले पहले वाले नंबर को माइनस कर देंगे, तो 100 और 1000 के बीच के हमें नंबर पता चल जाएंगे कि 3, 5 और 7 का कौन डिवाइड करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ हमारी यूनिट 5 कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आया होगा इसका कॉन्सेप्ट कि यूनिट 5 में हमारे काफ़ी इजी यूनिट है, आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने कराया आप उतना कर लो तो सफिशिएंट है। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ हमारी यूनिट 5 कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है उसके लिए आपको इंस्टाग्राम का नीचे लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाके हमें ज़रूर फॉलो कर लें। वहाँ आपको कोई भी क्वेरी है आप वहाँ जाके हम उस क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। डीपीपी आप टेलीग्राम पे मिलेगी आपको, आप उसको भी करते रहे। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दें, या आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके कोई भी क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।